हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है जिसमें कर रहे हैं हम जो आपका काव्य खंड है अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है बेसिकली इस काव्य खंड को, और बहुत ही ब्यूटीफुल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आपका काव्य खंड है और जिसके सभी क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से हमने टोटल टॉप 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिससे आपका कम्प्लीटली ये काव्य खंड अच्छे तरीके से कवर हो जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से कर सकें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। सो आंसर इज, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन मास में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। बेसिकली ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो है फागुन की सुंदरता को बहुत बसंत ऋतु को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से फागुन मास में जो है प्रकृति का सौंदर्य जो होता है अपनी चरम सीमा पर होता है। चारों तरफ हरियाली का वातावरण है, पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों एवं पल्लवों से लद गए हैं, शीतल मंद सुगंध पवन सुहावने मौसम की सृष्टि कर रही है, सर्वत्र प्रफुल्लता उल्लास एवं उत्साह का वातावरण है। मतलब हर जगह खुशी उल्लास और उत्साह का माहौल बना हुआ है। फागुन के आगमन से प्रकृति नव जीवन से भर उठी है क्योंकि बारिश हुई है जिससे सारे पेड़ पौधे लहलहा उठे हैं। ऐसे में फागुन का सौंदर्य जो है वो आंखों में समा नहीं रहा है, ठीक है ना, और वो जो है कवि की जो आंख है उसकी सुंदरता से बिल्कुल हट नहीं पा रही है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या फिर बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। ऐसे हम नॉर्मली देखते हैं कि लोग चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी रिमझिम बारिश मिल जाए, फुहार मिल जाए, लेकिन कवि जो है बरसने की जगह गरजने के लिए कहता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है। कवि बादलों को क्रांति उत्पन्न करने का सूत्रधार कहता है, इसलिए वह उसे गरजने और बरसने के लिए बुलाता है। कवि का विचार है कि बादल की गर्जन तर्जन मनुष्यों में जोश उत्साह और उमंग को उत्पन्न कर देती है। जैसे ही बादल गड़गड़ाते हैं तो लोगों के मन में जोश होता है, उत्साह आता है, उमंग आ जाता है कि हाँ अब बारिश होने वाली है। लोगों के अंदर एक क्रांति का भाव उत्पन्न हो जाता है। बादल की फुहार रिमझिम या वर्षा यह कार्य नहीं करती। अगर सिर्फ फुहार होगा, रिमझिम या बारिश होगी तो ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब बादल गरजेगा तो ये सारा काम होगा। कभी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बादल से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो कि बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है ना। फागुन मास में सर्वत्र मस्ती छाई रहती है। इस ऋतु के आते ही पेड़ पौधे लाल हरे पत्तों और फूलों से लद जाते हैं। सर्वत्र सुगंधित वायु संचरण करने लगती है। जैसे ही फूल आएगा तो पूरा जो है माहौल पूरा खुशबूदार हो जाने वाला है। यही नहीं, फागुन मास की वसंत ऋतु लोगों में उल्लास और मस्ती उत्पन्न करती है। जो फागुन का वसंत ऋतु है लोगों में भी खुशियां उल्लास देखने को मिलता है और साथ ही साथ होली का त्यौहार भी आ जाता है। यहाँ तक कि पक्षी और भंवरे भी इस ऋतु में प्रसन्न नजर आते हैं। अगर आप देखेंगे तो फागुन के मौसम में जितने भी पक्षी हैं भंवरे हैं वो भी इस मौसम में काफ़ी प्रसन्न नजर आते हैं। इस प्रकार का उल्लास में वातावरण अन्य ऋतुओं में देखने को नहीं मिलता। अन्य ऋतुओं में कोई एक खुशी है तो कोई दूसरा गमगीन है, लेकिन अगर हम देखते हैं फागुन में जो कि वसंत ऋतु का मौसम है तो सभी जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। पूरा वातावरण उल्लास से भर चुका है, इसलिए फागुन जो है अन्य ऋतुओं से सर्वथा भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने क्रांति लाने के लिए किसका आवाहन किया है और क्यों। कवि ने क्रांति लाने के लिए बादलों को आवाहन किया है। कवि का मानना है कि बादल जो है क्रांति दूत है, उसके अंदर घोर गर्जना की शक्ति है जो लोगों को जागरूक करने में सक्षम है। इसके अलावा बादलों के हृदय में बिजली छिपी हुई है जो कि लोगों के अंदर एक क्रांति उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं सांस लेते हो ऐसा कवि ने किसके लिए कहा है और क्यों। फागुन महीने में ताज़ी हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। फागुन महीने में ताज़ी हवाएं चलती हैं जिनसे पत्तियों की सरसराहट के बीच साई साई की आवाज़ आती है। इसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो फागुन सांस ले रहा है। कवि इन हवाओं में फागुन के सांस लेने की कल्पना कर रहा है। इस तरह से कवि ने फागुन का मानवीकरण किया। क्वेश्चन कई बार आपसे ये ना पूछ सकता है कि कवि ने जो है फागुन को किस प्रकार से मानवीकरण की तरह पेश किया है, ठीक है ना। तो आपका वही आएगा कि फागुन मास में जो हवाएं चलती हैं तो एक साई साई की आवाज़ आती है जिसको सुनकर ऐसा लगता है कि फागुन जो है सांस ले रहा है। तो इस तरीके से जो है मानवीकरण वहाँ पर दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता में निराला जी ने विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले कथन से क्या कहना चाहा है। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले कवि बादलों से कहता है कि तुम जोर से आकाश में गरजो। कवि के मन के अंदर की ऊर्जा और बादलों की गर्जना कवि को एक समान लगता है। कवि को लगता है कि कवि के मन के जो अंदर की ऊर्जा होती है ना, और जो बादल गरजते हैं, दोनों एक दूसरे के समान है। कवि ये कहता है कि जिस प्रकार कवि रचना करता है उसी प्रकार बादलों तुम भी एक नई रचना बनाओ। नेक्स्ट है, कवि निराला बादलों में क्या क्या संभावनाएं देखते हैं। कवि निराला के अनुसार बादल लोगों को क्रांति लाने योग्य बनाने में समर्थ है, पहली बात ये। सेकंड, ये धरती और धरती के प्राणियों दोनों को नवजीवन प्रदान करते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, बादल धरती और लोगों को ताप हरकर शीतलता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है। उत्साह एक आवाहन गीत है जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है कि वे उत्साहपूर्वक बरसकर जन जन की व्याकुलता को दूर करें। यह आवाहन दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि चाहता है कि एक और बादल गरजकर समाज में क्रांति की चेतना एवं उत्साह का संचार करे, समाज को नव जीवन प्रदान करके गतिशीलता प्रदान करे, तो वहीं दूसरे रूप में जल वर्षा कर गर्मी से पीड़ित धरती एवं लोगों की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता एवं संतुष्टि प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल को बच्चे की कल्पना के समान क्यों कहा गया है। कवि समाज में क्रांति एवं उत्साह की भावना का संचार कर नव जीवन व परिवर्तन लाना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो बादल को गरजने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर बादलों की तुलना बाल कल्पना से इसलिए की गई है क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं जो है मधुर होती हैं, बदलती रहती हैं, और उसी तरीके से बादल भी है, तो इसीलिए बादल से जो है बादल की तुलना बच्चे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही में विद्यमान रहस्यवादिता को स्पष्ट कीजिए। इस लाइन में क्या रहस्य छुपा हुआ है, ठीक है ना, ये चीज हमें स्पष्ट करना है। तो निराला जी को प्रकृति के कण कण में परमात्मा की अज्ञात सत्ता दिखाई देती है। वह उसका रहस्य जानना चाहता है पर जान नहीं पाता। उसे यह तो प्रतीत होता है कि प्रकृति के परिवर्तन के पीछे कुछ ना कुछ तो अवश्य है। वह ईश्वर ही है जो ये कर सकता है, जो कि ये परिवर्तन का कारण बनता है। कवि निराला को प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय सत्ता के छवि के दर्शन होते हैं। उन्हें प्रकृति के चल में छिपे उसी का रूप दिखाई देता है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण 10 प्रश्न इस वाले काव्यखंड में से। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट काव्यखंड के अगले वाले आपके पाठ के साथ। तो तब तक वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।